डीपीपी लाए हो? सभी लोग लाए हैं? पक्का? कितने बच्चे लाए हैं पहले तो ये बता दो। सभी लाए हो ना? चलो बहुत बढ़िया, निकाल लो फिर इसी बात पे मुझे एक बच्चा कोई दिखा दे। अब फटाफट से बच्चों, पहले तो लेक्चर नंबर ये कौन सा चल रहा है? 4। तो पहले तो हम डिस्कशन करेंगे। और चैप्टर नेम कौन सा है? आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें हम डीपीपी डिस्कस करेंगे बच्चों। डीपीपी नंबर कौन सी? डिस्कशन नंबर डीपीपी नंबर 4, 5 और 6 डिस्कशन जो भी है। और इसके अलावा बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कुछ होमवर्क भी करेंगे। होमवर्क करेंगे और इसके अलावा हम बच्चों डिस्कस करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, अब ध्यान से सुनो जरा। डीपीपी नंबर, कॉमन नेम की डीपीपी में कुछ डाउट आ रहे हैं तो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे वो तो सॉल्व चीजें आएंगी, अपने आप आती जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट द कॉमन नेम्स। 1 to 5 कॉमन नेम में कोई डाउट है? हाँ जी। फर्स्ट वाला बोल रहा है द कॉमन नेम ऑफ साइनाइड। इसको एक्राइल ग्रुप बताया तो था मैंने, एक्राइलोनाइट्राइल। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 को हम क्या बोलते हैं बच्चों? CN। और आपकी कॉमन नेम की मॉड्यूल में मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है आपको, 90s नेम लिखवाए हैं उसमें आपके लिखे हुए। तो अक्राइल, सारे कॉमन नेम में, कुछ कॉमन नेम में धीरे धीरे आगे पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपकी कॉमन नेम आपकी मॉड्यूल में लिखे हुए हैं क्या? उसमें देखो लिखा हुआ है एक्राइलोनाइट्राइल। क्या नाम है बेटा? एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, डीपीपी नंबर 3 का डिस्कशन है। नेक्स्ट। हाँ जी, इसको अक्राइल बोलते हैं बेटा। कॉमन नेम में इतने आर्ग्यूमेंट आप नहीं कर सकते क्योंकि पर्टिकुलर कंपाउंड है ना, तो उसको अक्राइल ग्रुप बोलते हैं, है ना। विनाइल हो सकता है, लेकिन इसका विनाइल साइनाइड नाम से जो कॉमन नेम जो फेमस है आपके उसमें देखो आप, जो टेबल दी हुई है उसमें देखो नाम दिए हुए हैं, है ना। तो कॉमन नेम तो याद करने ही पड़ेंगे। आंसर क्या दिया है? अच्छा, मल्टीपल चॉइस है क्या? हाँ, मल्टीपल चॉइस बन रहा है तो फिर आप इसको विनाइल विनाइल ग्रुप बोल सकते हो। अगर सिंगल चॉइस है तो अक्राइलोनाइट्राइल को प्रेफरेंस देते हैं, वरना ये विनाइल ग्रुप है तो विनाइल साइनाइड भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विनाइल साइनाइड। चलो नेक्स्ट बताओ। 1 to 5 कोई डाउट? क्लास क्वेश्चन है भैया, डाउट क्या आ रहा है बताओ। सेकेंड सीरीज का मतलब हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है द सेकंड नंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ इथाइल कीटोन, इथाइल कीटोन सॉरी, तो पहला इथाइल कीटोन तो ये हो जाएगा, दूसरा इथाइल कीटोन कौन सा हो जाएगा? यहां पर इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। तो आंसर क्या दिया हुआ है चेक करो। आंसर क्या दिया है? ए दिया है ना। ये देखो सुनो, इथाइल कीटोन का मतलब क्या होता है? एक तरफ इथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब इथाइल कीटोन का दूसरा मेंबर क्या होना चाहिए? यहां भी इथाइल लगा दो, यहां भी इथाइल दूसरा, तो ये हो जाएगा पहला मेंबर, ये हो जाएगा दूसरा मेंबर। नेक्स्ट। 5 to 10 सारे कॉमन नेम है, आपको याद रखना है ना। टीपीपी नंबर 5 हो गई डिस्कस। टीपीपी नंबर 5, एक मिनट पहले डीपीपी 5 पर आ जान दो, है ना। कॉमन नेम से रिलेटेड तो डिस्कशन बिल्कुल इनफाइनाइट रहेगा, मुझे पता है। टीपीपी नंबर 4 तो हो चुकी है बच्चों, टीपीपी 5 हो चुकी है क्या? बताओ डीपीपी 5, 1 to 5। फर्स्ट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लो। यहां पर दिया हुआ है कि इस जगह पर डबल बॉन्ड, और यहां पर आपका आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक, और यहां पर आपका आ जाएगा SO3H। डाउट क्या आ रहा है बेटा? खड़े हो जाओ जरा, क्या दिक्कत आई? आपने कैसे किया इसको? हाँ जी, SO3H से क्यों स्टार्ट करोगे? पहले चेन नंबर, चेन का, चेन को सेलेक्ट करोगे या चेन की नंबरिंग करोगे? तो चेन की नंबरिंग, तो चेन की सिलेक्शन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैक्सिमम कार्बन और मैक्सिमम डबल बॉन्ड लेते हो आप, और फिर उसकी चेन की नंबरिंग टर्मिनल से करते हैं ना। तो टर्मिनल से जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो यहां पर हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, इथाइल ग्रुप है ये, है ना,
तो यहाँ इथाइल ग्रुप है। तो यहां पर हम इथाइल ग्रुप की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड सेलेक्ट करने हैं। तो यहां से हम जाएंगे इस तरफ। अब इसका नाम बना लो अल्फाबेटिक ऑर्डर में 7 इथाइल 5 ऑक्सो ऑक्ट 7 इन 2 सल्फोनिक एसिड। ऑप्शन में देख लो कौन सा दिया हुआ है, कौन सा, 7 इथाइल 5 ऑक्सो 7 इन 2 सल्फोनिक एसिड। उसको डिफरेंट तरीके से लिख दिया उसने, बाकी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बैठो। 1 to 5 में और कोई डाउट? फोर्थ वाला क्वेश्चन में किसको डाउट है? डाउट क्या है? डाउट ऐसे मत ब्लैंक मत हो जाए करो। क्या आपने क्या अटेम्प्ट किया ये बताओ पहले। हाँ जी बोलिए। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सीनियर है, जो सीनियर होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, अटेम्प्ट किया तो अपने डाउट को तो लिख कर लाया करो। तो यहां पर हम बोलेंगे 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। इसका सफिक्स क्या होता है? ऑयल क्लोराइड। तो 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड। अब 4 ऑक्सो पेंटेनॉइल क्लोराइड कहां लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। बोलो 1 to 5 में और कोई डाउट? 5 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन है बच्चों। आपके क्वेश्चन नंबर 6 में करेक्शन आ रहा है, लिख लो करेक्शन। यहां पर देखो लिखा हुआ है C2H5 और यहां पर आ रहा है O के बाद आ रहा है यहां C डबल बॉन्ड O और यहां आ रहा है CH3 और यहां क्या आ रहा है CH3। बताओ क्या नंबरिंग यहां से आप दोनों साइड अगर सिमेट्रिकल होती है एनहाइड्राइड की तो एक ही बार पढ़ते हैं, लेकिन अच्छा C2H5 है, तो C2H5 है ये। ठीक है, तो यहां पर एक मिनट मिटा देते हैं इसको। यहां पर लिखा हुआ है C2H5। तो अब आपको पता है यहां तो कितने कार्बन है आपके? 2 1 2। तो ये तो हो गया आपका इथेनोइक। और ये क्या हो गया? 1 2 3। ये क्या हो गया? 1 मिथाइल, सॉरी एक मिनट, अच्छा एनाइड्राइड नहीं है तो एस्टर है। ये क्या है? एस्टर। तो ये तो बन जाएगा इथाइल। उसके बाद यहां पर एक नंबरिंग कर दें आप, वहां पर इस जगह पर तो दोबारा लिख देते हैं। ये देखो यहां पर हम बोल देंगे CH3 और यहां क्या है? C2H5। तो बताओ एक नंबर किसको दोगे? 1 2 3 4। तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूं? इथाइल 2 मिथाइल। इथाइल पहले क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा एस्टर का ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप सबसे पहले लिखा जाता है, बताया था। और उसके बाद 2 मिथाइल और फिर क्या बोल देंगे? ब्यूटेनोएट। क्या बोल देंगे? ब्यूटेनोएट। तो अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है प्रोपेनोएट। ठीक है, तो प्रोपेनोएट कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बी। आंसर बी है क्या? तो बी में जो प्रॉप लिखा हुआ है वहां पे ब्यूट कर लो। बी ऑप्शन में इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। तो जहां प्रॉप लिखा है वहां ब्यूट कर लो, मतलब ये आंसर करेक्शन है। ये आंसर हो जाएगा बी में। तो यहां प्रॉप लिखा हुआ उसने गलती से, ठीक है, तो वो करेक्शन है इस जगह पर। ठीक है, चलिए 5 to 10 में और कोई डाउट? हाँ जी 10th 8th वाले में क्या दिक्कत आ रही है? तो क्लास इलस्ट्रेशन है, क्लास इलस्ट्रेशन है। तो इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनोएट बेटेन। यहां पर नाम क्या बताया था मैंने सक्सेनिक एनाइड्राइड का? ये देखो, ये आ गया आपका इथाइल, ये हो गया मिथाइल। तो नंबरिंग आपकी कर दो आप बस 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल और इसका नाम क्या बताया था? ये एक्सेप्शनल नेम था ना, ब्यूट 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। तो यहां पर नाम आ जाएगा 2 इथाइल 3 मिथाइल। ठीक है, और उसके बाद ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। 2 इन भी तो आएगा क्योंकि 2 पर आ रहा है, क्लास में बताया बेटा है तो पूरा। तो आंसर आ जाएगा ए। डीपीपी नंबर 6 पर आ जाए। इसके अंदर कोई और डाउट है डीपीपी 5 में? डीपीपी नंबर 6 पर आ जाए फटाफट। 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 डाउट क्या है? ये बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आईयूसीएसी नंबरिंग इज करेक्ट। खड़े रहो।
क्या प्रॉब्लम क्या रही है आपने बताया नहीं, पहले वाले में नंबरिंग आपको अभी भी करनी नहीं आ रही, लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। क्लास के बाहर पूछना, बैठो। बहुत ही ऐसा डाउट पूछ रहे हो जो कम से कम 50 बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। चलो बताओ बेटा, 1 to 5 में कोई और डाउट? हाँ जी, कौन पूछ रहा है? 5। 5 वाले में देखिए पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है डीपीपी 6। क्वेश्चन डीपीपी नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है ना आपने। चलो बेटा खड़े हो जाओ, जरा बताओ क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी बताओ। प्रॉब्लम क्या आ रही है? डबल बॉन्ड से नंबरिंग की है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या दिक्कत हुई इसमें? क्या कहा, किसको एक नंबर दिया? इसको 1 2 3 ऐसे बोलो, सही है क्या? क्या बच्चों ये नंबरिंग सही है? क्यों सही है, क्यों गलत है? क्योंकि नंबरिंग इधर से करो ना आप, 4 5 6, क्योंकि दो डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से 1 2 मिल रहा है। अगर बाहर वाली नंबरिंग देखता हूं तो नंबर मिलता है मुझे 4,6। इस वाले को, बाहर वाले नंबर को देखो 4,6। अंदर से नंबर करता हूं तो 3, कौन सा नंबर सही है? तो इसका मतलब अंदर वाली नंबरिंग सही होगी ना, आपने बाहर वाली गलत कर दी। समझ आ गई बात? भाई डबल बॉन्ड को नंबर देने के बाद लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर लोकेंट के लिए भी तो सोचेंगे, ठीक है। चलिए 6 to 10 तक कोई और डाउट? 6 to 10 यार होमवर्क करके आया करो, देखो बुरा मत मानना, मुझे डिस्कस करने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई बच्चा ब्लैंक होके बोल देगा मुझे ये नहीं आता है, तो भाई अपना अटेम्प्ट तो बताओ आपने किया क्या। अगर आप हवा में पूछोगे तो उससे पता लग रहा है कि आप मतलब उस पर ढंग से वर्क नहीं कर रहे हो, अच्छे से उसको डिस्सेक्शन किया करो, पूरी मतलब पूरी कस के आपने तैयारी की। अब मुझे ये समस्या आ रही है सर, तो मैं बताऊंगा ना कि ये समस्या आपने ये गलती कर रहे हो। अब कोई बच्चा बता ही नहीं पा रहा कि मैंने क्या किया है, मुझे तो डाउट है बस। तो फिर यार देन यू आर वेस्टिंग द टाइम ऑफ द क्लास, और टाइम क्लास टाइम इज वेरी प्रीशियस। ओके, 9th के डी के ऑप्शन में बिल्कुल सही है भाई। यहां पर हमें दिया हुआ है इस जगह पर ये वाला आपका, इस तरह से हमने कहा था कि जब भी ब्रांचिंग आ जाएगी या लोकेंट आ जाएंगे तो बाहर वाले को हम क्या मानेंगे, पेरेंट चेन। तो यहां पर हम लोग जब बोलेंगे या उसको दूसरे तरीके से बना भी रहे हैं, तो क्या एक नंबर अगर मैंने इसको पेरेंट चेन माना है, इनकरेक्ट। तो देखो यहां पर आप ये वाला कार्बन जो होता है उसको एक नंबर दे देते हैं 1 2 3, फिर उसके बाद 4, और फिर एक और कार्बन दिया हुआ है 5 3 4 और ये 5। तो बताओ क्या ये इनकरेक्ट नेम है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसको लोकेंट मानना पड़ेगा ना। हमने कहा था ना कि इसके अंदर अगर लोकेंट होंगे, इसके अंदर अगर लोकेंट होंगे तो फिर ये आपका लोकेंट की तरह ट्रीट होती है। आपको याद है मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि कार्बन चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या आपका वो आ जाए, क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप, या आपका लोकेंट आ जाए, तो फिर बेंजीन को लोकेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ध्यान है। तो इसका कंपाउंड का नाम हम ऐसे बना सकते हैं 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, और फिर उसके बाद 1 फिनाइल, और फिर उसके बाद क्या बोल देंगे, पेंटेन। अब बताओ ये सही नाम है, जबकि उसने नाम क्या दिया है 1 2 3 डाई ब्रोमो पेंटाइल बेंजीन। तो बताओ आंसर क्या आ रहा है इसका, विच वन ऑफ द करेक्ट आईयूपीएसी नेम? ए सही है, बी भी गलत है, उसमें हाइड्रोक्सी मान लिया, सी भी गलत है क्योंकि उसमें आपने 1 इथाइल की जगह एनिसोल को पहला देना चाहिए था, है ना। तो यहां पर आपने, एक मिनट रुक जाओ, यहां पर आपने क्या दिया, बैठो आप बैठो, यहां पर आपने क्या बोला CH2CH3। तो आपको याद है एनिसोल किसको बोलते हैं, बताया था मैंने, OCH3 को। तो अगर आप एनिसोल बोल रहे हो तो फिर 1 नंबर इसको 2 नंबर इसको देना पड़ेगा, तो 2 इथाइल एनिसोल, 2 इथाइल एनिसोल। अब बोलो आप कुछ बोल रहे थे, क्या लगवाओ? हाँ फिर तब भी उसको ही लेंगे क्योंकि उस तरफ मल्टीपल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं ना, मल्टीपल लोकेंट्स बन रहे हैं, वो नंबर ऑफ लोकेंट काउंट कर लेंगे, फिर जिस तरफ ज्यादा लोकेंट आ रहे हैं वो पेरेंट चेन बन जाएगी, ठीक है। फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यार वो, उसमें फिर आप उसमें फिर बेंजीन को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर कार्बन एटम की चेन को देखते हैं, तो बहुत ऐसा डेप्थ वाले रूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है। कर तो उसमें भी सकते हैं कि अगर दोनों में बराबर लोकेंट है
तो फिर यहाँ कार्बन एटम देखेंगे कि बेंजीन में यहाँ कितने 6 कार्बन है, वहां कितने कार्बन दिए हुए हैं। अगर 4 दिए तो फिर इसको लोकेंट पेरेंट चेन मानेंगे। फिर उसके बाद इसके में अगर पेरेंट चेन कार्बन बराबर है तो रिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो मल्टीपल कंसेप्ट हैं। हाँ जी, हाँ, इस कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, जो एक नंबर उसको देते हैं। हाँ जी, कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। और बताएं, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट क्या आ रहा है भाई? आप ये बोलो, दोनों रिंग आपकी दी हुई है, यहां पर भी दी हुई है और यहां पर भी दी हुई है। आप बताओ, यहां पर जो डबल बॉन्ड दिया है वो इस तरह से आ रहा है और यहां पर जो डबल बॉन्ड दिया है वो इस तरह से आ रहा है। बताओ कहां पर डबल बॉन्ड दोनों तरफ है? दोनों को तो काउंट कर नहीं सकता मैं। तो बताओ क्या ऐसी कंडीशन में जहां डबल बॉन्ड क्लोज आ रहे होंगे उसको प्रायोरिटी मिलेगी? बताओ यहां पर डबल बॉन्ड को क्या मिल रहा है? 1 2 3 4, यानी 1 3 नंबर, और यहां क्या मिल रहा है? 2 5 नंबर। सॉरी, उल्टा कर दिया। मतलब अगर पास में से करते हैं तो यहां से 1 2 3, तो यहां 1 4 पर आएगा और यहां 1 3 पर आएगा। बताओ लोएस्ट नंबर कौन सा है? 1 3। समझे? तो फिर उसके बाद हम लोग क्या बोल देंगे, इसका नाम बाकी तो बना दो आप, अब इसको लोकेंट मान के आप सॉल्व कर दो। यहाँ नाम क्या बन जाएगा? 1 2 3 4। अगर मैं इसको पीसीसी मान रहा हूं तो प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो ये क्या बन गया? आगे बोल दिया मैंने। अच्छा, 4 नंबर में इसको दूंगा या 1 दूंगा? अब मैं पहले मैं अलग अलग नंबरिंग सोच रहा था। अब जब ये पेरेंट चेन बन गई तो एक नंबर इसको देंगे। अब आगे क्या लिख देंगे? 1, और 1 के आगे क्या लिख देंगे? साइक्लो हेक्सा 2,5 डाई इनाइल ब्रैकेट क्लोज, और फिर साइक्लो हेक्सा 1,3 डाईइन। बोलो सही है? बैठो, समझ आ गया? अब ऑप्शंस मैच करवा लो उसके। ठीक है, चलिए। और कोई डाउट है उसमें? चलिए, होमवर्क क्या दिया था बच्चों ने? कुछ आइसोमर्स निकालने के लिए। बताओ होमवर्क में हमने क्या क्या आइसोमर निकालने थे? बेंजीनोइट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C10। पहले एक काम करते हैं यार, होमवर्क अगली क्लास में कर लेंगे। एक बार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ये आइसोमर्स को डिवाइड कर लेते हैं। उतनी जगह छोड़ दो आप, मैं आपको आंसर बता देता हूं, आप आंसर भी कर सकते हो। उसके आंसर आ रहे हैं 22 बेंजीनोइड वाले के। कितने आ रहे हैं? आंसर लिख लो, आप अगली क्लास में करेंगे इसको सॉल्व। 22। C5H8Cl Br के आंसर आ रहे हैं 3, मतलब थर्ड के आंसर आ रहे हैं 22, थर्ड के 22, फोर्थ के 3, और अगले के आंसर आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं 4। कितने? 4। ठीक है क्या? C3H6O करवा दिया था क्या? उसके आंसर आ रहे हैं 9। कितना आ रहे हैं? 9। मतलब सबसे पहले तो 9, फिर 22, फिर 3, फिर 4। अब आप सोच के जाना कैसे आएगा। अभी मैं एक बार आइसोमरिज्म स्टार्ट कर रहा हूं। आइसोमरिज्म में स्टीरियो आइसोमरिज्म। सबसे पहले मैं आपको इसकी एक फ्लो चार्ट बताना चाहता हूं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो सॉरी आइसोमेरिज्म ही ले लेते हैं पूरा। एक काम करते हैं, पूरा आइसोमेरिज्म ले लेते हैं बच्चों, ताकि आपको पूरा ही याद आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ले लो यहां पर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को बच्चों हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल के मैंने कुछ और नाम भी बताए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर या रीजियो आइसोमर, तो वो भी लिख सकते हो आप। कॉन्स्टिट्यूशनल, और क्या बुलाया था? और रीजियो आइसोमर। बोलो सही है क्या? अब स्टीरियो आइसोमर्स की देखो, 3D आइसोमर है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इसको फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था? जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, बोलो मेटामर। अभी नोट मत करना, एक बार देख लो पहले ना, क्योंकि आपको उधर का स्पेस बहुत ज्यादा चाहिएगा। पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, और बोलो बोलो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर,
और रिंग चेन आइसोमर और टॉटोमर। बोलो याद आ रहा है क्या? रिंग चेन आइसोमर, एक मिनट, रिंग चेन आइसोमर और क्या बोला था बच्चों? टॉटोमर। ठीक है, हमने कहा था चेन आइसोमर ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जो जिसमें कि पेरेंट चेन की लेंथ डिफरेंट होती है, जबकि यहां पोजीशन आइसोमर में चेन की लेंथ सेम होगी, पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी? फंक्शनल ग्रुप की, मल्टीपल बॉन्ड की या लोकेंट की। फिर हमने कहा मेटामर तभी अराइज होगी जब बाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेटामर। फिर फंक्शनल आइसोमर में हमने कहा था अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ रहा है तो फंक्शनल आइसोमर। ध्यान रखना, मैं जिसकी तरफ देख रहा हूं उससे मैं बात कर रहा हूं, तो वो चुप ना बैठे, वो भी एक्टिव रहे, इंटरेक्टिव रहे ना, ताकि हर कोई पार्टिसिपेट करे। रिंग चेन आइसोमर में वन रिंग है, अनदर चेन है। फिर हमने कहा टॉटोमर ऐसे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। मतलब एक टॉटोमर कीटो फॉर्म है, वो इनॉल में जाती है, इनॉल फॉर्म कीटो में आती है। फिर बच्चों हमने सबसे पहले तो ये बताओ, आप सबसे पहले ये बताएं मुझे, चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका डिवीजन करके बताता हूं। स्टीरियो आइसोमर बच्चों फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने? एक तो है कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल, और एक है आपका कॉन्फ़िगरेशनल, कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक, कन्फर्मेशनल के भी फर्दर दो टाइप हैं। कन्फर्मेशनल के कितने पार्ट हैं? दो। एक है आपके कन्फर्मर्स, दूसरा है आपका अमाइन इन्वर्जन, अमाइन इन्वर्जन। ठीक है, अब नोट कर लो आप, है ना, थोड़ा दूर दूर लिखना क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखेंगे हम। और कॉन्फ़िगरेशनल के भी दो पार्ट हैं, ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। बड़ा बड़ा बनाना चाहो तो पेज को ऐसे हॉरिजॉन्टल करके भी बना सकते हो आप, है ना। हाँ, स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? 3D आइसोमर। वो लिख दिया है मैंने, तो दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ मुझे कुछ लिखना है। कोई सा भी आइसोमर हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? तो क्या ये हमें अलग से अनाउंस करने की जरूरत है क्या? सब में अनाउंस करते, चेक करते चलो, सब में करना है आपको बिना बोले ही। बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर में अंतर क्या था? स्ट्रक्चरल आइसोमर में याद है मैंने बताया था कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स क्या आती है? अलग अलग। क्या आती है? कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट। तो यहां हम बोलेंगे कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स डिफरेंट। याद है? यहां पर बच्चों हमने बोला था कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स सेम आएगी, सेम, बट इट्स 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट डिफरेंट। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है? के बाद क्या बोला मैंने? हमने बोला यहां तो क्या होगा? कनेक्टिविटी अलग अलग आएगी, यहां कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम बट इट्स 3D अरेंजमेंट इज डिफरेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लो आपने एक फैन जो है लिया है, इस फैन की तीन जो पंखुड़ियां हैं, इसके आगे आपने क्या लिख दिया? ABC मार्कर से। ठीक है, यहां लिख दिया मान लो A, यहां लिख दिया B और यहां लिख दिया C। ऐसे यहां पर भी लिख दिया A, यहां B और यहां C। अब बच्चों ये जो फैन आपको दिख रहे हैं, ये दो, इन दो फैन को देख लो। इस फैन के ऊपर मान लो आपने एक पंखड़ी पर लिख दिया, इसका जो फैन का जो इंपेलर है ना, उस पर मैंने ABC, इधर भी ABC लिख दिया। क्या कनेक्टिविटी तो सेम है? मतलब जुड़ तो तीनों पंखड़ियां शाफ्ट से ही रही ना, बीच में जो मोटर है वहीं से जुड़ रही है।
शाफ्ट के साथ, तो दोनों में कनेक्टिविटी तो सेम आ रही है, लेकिन क्या 3D अरेंजमेंट जरा ध्यान से देखो सेम आ रहा है क्या? आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहां ABC की तरफ अगर मैं देखता हूं तो मुझे क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन नजर आता है। कौन सा ओरिएंटेशन? क्लॉकवाइज। और अगर मैं ABC की तरफ इसमें देखता हूं तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन नजर आता है। यानी क्या 3D अरेंजमेंट सेम है क्या? या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि यहां B लेफ्ट में है, यहां B राइट में है, और यहां B कहां है? लेफ्ट। यहां C कहां है? लेफ्ट। और C वहां क्या है? राइट। बोलो, नहीं आया? पक्का आ गया? अब बच्चों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कंपाउंड के थ्रू। जैसे मान लो कि मैंने एक बनाई सिस एल्कीन और एक मैंने बनाई ट्रांस एल्कीन। ध्यान से देखना, सिस और ट्रांस क्या हम पहले ही जान चुके हैं? सिस और ट्रांस में बच्चों क्या हम जानते हैं? सिस मतलब सेम ग्रुप सेम साइड, और ट्रांस मतलब सेम ग्रुप अपोजिट साइड। क्या आपको नहीं लग रहा कि दोनों मिथाइल की कनेक्टिविटी जो यहां है वही यहां है? क्योंकि आप कहोगे कि सर देखो यहां भी डबल बॉन्ड से एक साइड पर एक मिथाइल, इधर भी एक साइड से एक मिथाइल जुड़ा, इधर भी वही कनेक्शन है, एक मिथाइल एक कार्बन से, दूसरा मिथाइल दूसरे कार्बन से। पीछे वाले बच्चे कॉर्नर में इधर ध्यान दो, डबल बॉन्ड से यहां भी एक मिथाइल जुड़ा, एक यहां भी एक मिथाइल जुड़ा, यहां भी एक मिथाइल जुड़ा, यहां भी एक मिथाइल, कनेक्टिविटी तो वही आई ना, डबल बॉन्ड, एक इधर मिथाइल एक इधर मिथाइल। अंतर के केवल ये 3D में, यहां दोनों ऊपर ऊपर से जुड़ रहे हैं, और दूसरे वाले में एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, तो क्या कनेक्टिविटी बदल गई? तो इसको तो हम बोलेंगे स्टीरियो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो कंपाउंड नहीं है। और इनको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलेंगे? क्योंकि 3D अरेंजमेंट बदल गया ना, कनेक्टिविटी वही रही। समझ में आया लॉजिक? अब मैंने कहा कि स्टीरियो आइसोमर ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और एटम्स में, और बट देयर इट्स 3D अरेंजमेंट इज डिफरेंट। अब बच्चों इसमें दो पॉसिबिलिटी है, स्टीरियो आइसोमर में यहां भी कनेक्टिविटी सेम होगी और उसका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, यहां भी वही होगा, लेकिन यहां हम बोलेंगे इंटर कन्वर्टेबल। क्या बोलेंगे? इंटर कन्वर्टेबल स्टीरियो आइसोमर्स एट रूम टेम्परेचर। मतलब रूम टेम्परेचर पर आपको दिखेगा कि ए आइसोमर है बी में जा रहा है और बी वाला ए में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस वाले को देखूं, कन्फर्मर्स को, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहां पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है बीच में, तो ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड में बच्चों फ्री रोटेशन रहता है। क्या रहता है? फ्री रोटेशन। और जब फ्री रोटेशन रहता है तो आराम से दोनों जो मिथाइल हैं वो इजीली ऐसे 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 करके घूम सकते हैं। घूम रहे? तो इसका मतलब ये फ्री रोटेशन के कारण ए बी में जा रहा है और बी में ए में आ रहा है। आ सकता है ना भाई, मैं अगर इसको यहां से घुमाऊंगा तो ऊपर ले आऊंगा, तो ए जो है वो बी में आएगा, बी जो होगा ए में आएगा। इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स्ड, और इसको बोलते हैं एंटी फॉर्म या एंटी कन्फर्मर। ठीक है, तो कन्फर्मेशनल आइसोमर वो स्टीरियो आइसोमर है जो इंटर कन्वर्टेबल होंगे रूम टेम्परेचर पर, जबकि ये वाले जो आइसोमर्स होंगे वो नॉन इंटर कन्वर्टेबल होंगे। नॉन इंटर कन्वर्टेबल मतलब क्या है कि यहां पर ए जो है वो बी में नहीं आएगा और बी जो है वो ए में नहीं आ सकता, मतलब ए ए रहेगा, बी बी रहेगा। दे कैन नॉट इंटर कन्वर्ट एट रूम टेम्परेचर। ये तो इंटर कन्वर्टेबल होंगे रूम टेम्परेचर पर, और ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल। उसका कारण क्या है बच्चों? यहां देखो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। डिफरेंट ज्योमेट्री आप यहां लिख सकते हो चाहो तो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं? डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अब आपको हो सकता है आप बोलो सर नहीं समझ में आया, क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब आप अभी समझाता हूं मैं आपको डबल बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कैसे होता है। चलो मैं बता ही देता हूं आपको पहले। जैसे मान लो बच्चों कोई कार्बन है, कार्बन की 3 वैलेंसी आपने ली, इधर भी कार्बन की 3 वैलेंसी ली, आराम समझना। अब मान लो मैंने क्या किया, इसका एक ऑर्बिटल इस साइड से और इसका एक ऑर्बिटल इस तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवा दिया। क्या आपको पता है पहला जब भी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। लेकिन अगर यही चीज मैं पाई बॉन्ड भी बनाना चाहूं तो बताओ क्या सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी होगा कार्बन के बीच में? बोलो। ठीक है, अब मैं पाई बॉन्ड भी बनाना चाहता हूं तो मुझे पता है पाई बॉन्ड तो तब बनता है जब
पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं या डी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो इधर, ये देखो, ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल, जो डंबल शेप होते हैं, प्योर ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। देखो आपने कभी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हो सकता है ये बातें नहीं पढ़ी हुई, सारी बातें आएंगी आपके, क्या कि ये तो सिग्मा बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है? पाई। बच्चों जब भी कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, हाइब्रिड मतलब जो ऑर्बिटल मिक्स हो चुके हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है? रोटेशन हमेशा फ्री होता है। क्या होता है? फ्री रोटेशन। जबकि जब सिग्मा के बाद दूसरा बॉन्ड बनता है तो उसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड क्यों हुआ? मतलब इसमें रोटेशन अब फ्री नहीं रह सकता। उसका कारण है कि जैसे मान लो दो एटम के बीच में मैंने ऑर्बिटल ओवरलैप करवाए, ठीक है। अब अगर ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और आप एक यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ऊपर वाले को देखना, अगर मैं एक एटम को ऐसे घुमाऊंगा तो क्या ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग मतलब टचिंग करना, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो क्या वो टचिंग एरिया अफेक्ट हो रहा है? क्या नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। तो ओवरलैपिंग एरिया अफेक्ट नहीं हो रहा, मतलब बॉन्ड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। इसलिए क्या होता है? सिंगल बॉन्ड में हमेशा रोटेशन फ्री होता है। अब डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक तो सिग्मा होता है, सिग्मा बॉन्ड को तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहां जो कार्बन के जो पी ऑर्बिटल है, आपने सुना होगा पी ऑर्बिटल डबल शेप होते हैं। तो क्या होता है, जैसे बीच में सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, अब यहां पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप का मतलब है यहां पर ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर, इसका ऊपर वाला लॉब इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है। तो जब ये एक दूसरे को टच करेंगे तो इसको बोलते हैं हम साइड वाइज टचिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल है ना। कभी भी पाई बॉन्ड बनाने की कंडीशन ये होती है कि साइड वाइज टचिंग होगी तभी बॉन्ड बन पाएगा। कब बॉन्ड बन पाएगा? साइड वाइज। तो अगर ये साइड वाइज टच कर रहे हैं और अगर आपने इसको ऐसे घुमा दिया एटम को, तो सिग्मा बॉन्ड को तो अभी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या पी ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर चला जाएगा? सिग्मा बॉन्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड घूमते ही क्या पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए? और परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल चले गए मतलब बॉन्ड नहीं बन सकता। बॉन्ड बनाने की कंडीशन क्या होती है? साइड वाइज और पैरेलल। कैसी? साइड वाइज और पैरेलल, मतलब ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। अगर आपने एक को पकड़ के दूसरे को घुमा दिया, मतलब मैं यहां से पकड़ इस कार्बन को ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूं, तो ये पी ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। परपेंडिकुलर आते ही बॉन्ड टूट गया। और ध्यान रखना, बॉन्ड टूटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या बोला मैंने? बॉन्ड तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बॉन्ड तभी टूटता है बच्चों जब तो या तो आप बहुत हीट करो मॉलिक्यूल को एनर्जी देकर, है ना, तो बॉन्ड टूट जाएगा, या फिर आप कोई रिएक्शंस करवाओ, कोई रिएजेंट डालो तो वो जाके बॉन्ड पे अटैक करे और वो तोड़े। अभी फिलहाल हम दोनों को ही मानेंगे पूरे चैप्टर में कि हम ना तो हीट दे रहे ना हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बताओ क्या ये बॉन्ड अपने आप ऐसे घूम सकता है क्या? अगर ये घूम गया मतलब बॉन्ड टूट गया, यानी आपको इतना आसान नहीं है बॉन्ड को तोड़ना, कोई बच्चों का खेल नहीं, मतलब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। यानी अगर यहां की बात करें तो यहां तो मैं आराम से घुमा सकता हूं इस कार्बन को भी, इस कार्बन को भी, फ्री रोटेशन, क्योंकि यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा? तो बच्चों यहां पर क्या होगा जरा ध्यान से देखो। आप कहोगे कन्फर्मर्स ऐसे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं क्योंकि बीच में फ्री रोटेशन है, इसलिए। जबकि यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया, ये रहेगा, वो रहेगा, क्योंकि दोनों उठ के नीचे आ सकता है क्या ये? क्योंकि रोटेशन फ्री है या रेस्ट्रिक्टेड? तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर डिफरेंट ज्योमेट्री आपको कहां मिलेगी? जहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो, वरना डिफरेंट ज्योमेट्री तो यहां भी है। डिफरेंट ज्योमेट्री समझते हो? मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डिफरेंट आनी चाहिए, आ रही है, लेकिन कहां पर? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड पर। तो यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है या फ्री है? यहां ढूंढना है हमें जहां पर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो। समझ में आ गई बात? तो आपको कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल समझ में आए कि अगर ए बी में, बी ए में कन्वर्ट हो रहा है तब तो कन्फर्मेशनल जैसे ये, और नहीं हो पा रहा है जैसे ये, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशनल। आया क्या? पक्का? इस केस में इसको सिस और ट्रांस बोलते हैं, लेकिन इसको सिस ट्रांस ना बोल के क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड और एंटी। अगर सेम साइड है तो इक्लिप्स्ड, अपोजिट साइड है तो एंटी। जबकि यहां सेम साइड है तो सिस, अपोजिट साइड है तो ट्रांस। कितना समझ में आया? पक्का? कंफर्म? नोट कर लो। ऑप्टिकल वाली साइड अभी मैंने छोड़ रखी है।
फटाफट नोट करना। हाँ जी, फ्री रोटेशन, जोर से बोलो। हाँ, सेम ही हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि कन्फर्मर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। पर है तो सही ना भाई, देखो सुनो मेरी बात, वो सेम मॉलिक्यूल है, जैसे ये भी नॉर्मल ब्यूटेन है, ये भी नॉर्मल ब्यूटेन है। सुनो भाई, बच्चा बात बहुत अच्छी बोल रहा है बालक, ये बोल रहा है सर ये तो फिर तो सेम ही मॉलिक्यूल हो गए। भाई ये भी ब्यूटेन है और वो भी ब्यूटेन है, और वो घूम के एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो रहा है। इसका मतलब एक्लिप्स और एंटी एक ही ब्यूटेन की दो अलग अलग फॉर्म हो गई, लेकिन वो 3D अरेंजमेंट तो डिफरेंट है ना, तो वो बताना तो पड़ेगा ना। इसलिए हम कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को ट्रू आइसोमर्स नहीं मानते हैं, क्योंकि एक को पकड़ोगे वो घूम के दूसरे में चला जाएगा, दूसरे को पकड़ोगे वो पहले में आ जाएगा, इसलिए दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स। ठीक है, और बोलो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में लिख लेना डिफरेंट ज्योमेट्री अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डिफरेंट ज्योमेट्री अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। थोड़ा फटाफट लिखना भाई, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें से हो सकता है कई चीजें आपको बहुत हार्ड लग रही हो, क्योंकि अभी मैंने ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू। यहाँ मैंने क्या किया है, ओवरव्यू इसलिए दिया है क्योंकि होता क्या है, टीचर क्या करते हैं कई बार बच्चों को इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है समझ में तो आ जाता है बच्चों को, लेकिन कनेक्शन फील नहीं होता है। अब ये पढ़ने के बाद आप पूरा डिटेल में जो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कनेक्शन फील होगा कि यार अच्छा कन्फर्मेशन में वो बात बताई थी। अच्छा ज्योमेट्रिकल में, अभी पहले हम ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करेंगे आज, हम पहले ये स्टार्ट करेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको कनेक्शन फील होगा। वरना क्या होता है, बच्चा सेशन एंड तक कनेक्शन नहीं कर पाता है कन्फर्मर में, ज्योमेट्रिकल में, ऑप्टिकल में। ठीक है ना। अच्छा, अब ऑप्टिकल की बच्चों बात करें, तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे आइसोमर हैं जिसमें कि, ध्यान रखना, आप पहले इस जगह पे लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे लिखने की, यहाँ पे लिखो isomers which have ability to rotate light, isomer which have ability to rotate light। और लाइट भी हम कौन सी यूज करेंगे बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट। ये पूरा डिटेल आगे बताऊंगा मैं क्या होती है पीपीएल। आइसोमर्स विच हैव एबिलिटी टू रोटेट लाइट, और लाइट के ब्रैकेट में लिखना पीपीएल, पीपीएल यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट। अभी मत लिखो, बस लिख लो है ना, मतलब ये फुल फॉर्म मत लिखना, अभी अभी पूरी डिटेल आगे आएगी। तो पीपीएल मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट। जब लाइट को, एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकल नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं होते हैं मतलब क्या, उसमें कोई सिमेट्री नहीं आ रही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं, यहां देखना, इस जगह पर नीचे लिख रहा हूं, मान लो कि कार्बन पर यहां मैंने लिखा फ्लोरीन, ठीक है, यहां मैंने लिखा फ्लोरीन, यहां मैंने लिखा क्लोरीन, यहां मैंने लिखा ब्रोमीन, यहां मैंने लिखा आयोडीन। अब अभी लिखना मत इसको, पहले देखो क्या इस कंपाउंड में आपको कहीं कोई सिमेट्री नजर आ रही है क्या। आप देखो एक कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, FCl Br I। तो अब होगा क्या कि इस कंपाउंड की अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट है, देना पेन, तीन और पेन दो। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाली वैलेंसी मैंने ऐसे बता दी, ये वाली वैलेंसी मैंने ऐसे बता दी, और ये वाली वैलेंसी मैंने ऐसे बता दी। ठीक है, अब बच्चों थोड़ी देर के लिए मानना कि ये आपका बोर्ड का प्लेन यहाँ है, ये जो बोर्ड है ना आपका डिजिटल बोर्ड, ये यहाँ है, और वर्चुअल प्लेन है। वर्चुअल मतलब मैं अपना हाथ को आगे पीछे कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, कार्बन को तो रख दिया बोर्ड के प्लेन पर, ये फ्लोरीन और आयोडीन भी मैंने रख दिए बोर्ड पर। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है वो प्लेन के बाहर आ रहा है। जब बाहर आ रहा है तो उसको हम डार्क लाइन से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, डार्क। और जो पीछे की तरफ जो वैलेंसी है उसको हम डैश लाइन से बनाते हैं, किससे, डैश लाइन। ठीक है, तो ये तो हो गया डैश, इसको बोलते हैं वेज,
वेज डैश, ये सब आगे आएंगी, अभी तो बस ओवरव्यू दे रहा हूं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें कहीं भी कोई सिमेट्री नजर आ रही है क्या? चलो वेलोसिटी डिफरेंट है तो कहीं से भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो क्या आप? नहीं, यहां से भी नहीं कर सकते, यहां से भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड का नेचर क्या होता है, ये लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। हमें नहीं पता कहां रोटेट करेगा, भाई कहीं ना कहीं जरूर करेगा। अगर कोई कंपाउंड में सिमेट्री एब्सेंट है तो वो मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करेगा, किस साइड पर? आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसका जो मिरर इमेज होगा, देखना जरा ध्यान से, अगर ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन रोटेट करेगा। हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा रोटेशन होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इतना हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि अगर ये क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है ये तो वो क्लॉकवाइज करे, अपोजिट रोटेशन, क्योंकि दोनों का सिमेट्रिकल नेचर नहीं है और दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज है। क्या है? मिरर इमेज। तो एक टर्म आती है आपके सिलेबस में आगे जाके, एनेंशियोमर। क्या आएगी? एनेंशियोमर, एनेंशियोमर्स। ठीक है, और इसी तरह से एक और टर्म आएगी आपके जाके, डायस्टीरियोमर। क्या आएगी? डायस्टीरियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स तो क्या होते हैं? मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। जोर से बोलो, क्या होते हैं? मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर को क्या कहा? एनेंशियोमर्स। और नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहा? डायस्टीरियोमर। ध्यान रखना, लेकिन ये पूरा यहीं चलेगा बस, ये एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर, ये इस तरफ या उस तरफ कहीं नहीं जाएगा। मतलब एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर टर्म कहां यूज होती है? कॉन्फ़िगरेशनल वाले आइसोमर में। कहां पर? कॉन्फ़िगरेशनल वाले आइसोमर। तो अगर मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर। नॉट, ये नॉट मिरर इमेज क्यों है बच्चों? क्या मिथाइल के सामने तो मिथाइल है, लेकिन इस मिथाइल की मिरर इमेज कहां बननी चाहिए थी? यहां ऊपर बनी क्या? नीचे बनी। तो ये मिरर इमेज हुए क्या? तो नॉन मिरर इमेज वाले को हम बोलेंगे डायस्टीरियोमर। क्या बोलेंगे? तो आप पहले नोट कर लो और डायस्टीरियोमर में लिख लेना नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, और यहां मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर। नॉन मिरर, नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, और एनेंशियोमर में लिखना मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर। अभी लिख लेना, पहले पूरा नोट कर लो। यहां मैंने बच्चों ओवरव्यू दिया है। ओवरव्यू का मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये चैप्टर खत्म कर दिया है मैंने कहा है कि आपके दिमाग में बस एक क्यूरोसिटी डाली है कि इतनी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगले 10-12 लेक्चर अभी और बचे, 12-13 लेक्चर, उसमें ये चलेगा। ठीक है, लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। हाँ, ये पूरा का पूरा बड़ा चैप्टर है, आसानी से नहीं खत्म होने वाला। 10-12 लेक्चर के आसपास ये चलेगा अभी। और इसमें हम ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, अभी 3 लेक्चर तो हमारा ज्योमेट्रिकल का रहेंगे, 3-3.5। फिर इसी तरह से कन्फर्मेशन पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिकल और डेप्थ में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत तगड़े आए हुए हैं इस टॉपिक से, पूरे आइसोमेरिज्म से। अभी तो आप यही मानो कि जितना पढ़ा दिया जाएगा उतना ही आएगा, है ना? बट ये भी हो सकता है कि पहला टेस्ट है तो हम सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर दें, क्योंकि दूसरे बैचेस के कुछ बच्चे शायद अपील कर रहे हैं कि सर पहले हल्का रखना टेस्ट। हल्का मतलब सिलेबस कम रखना, हल्का मतलब पेपर का लेवल हल्का नहीं, चैप्टर थोड़ा कम रखना। पर आप तो तैयारी रखो यार, आपको क्या टेंशन है? आपको तो आईआईटी की तैयारी करनी है। टेस्ट तो जो होगा, जो एक तरह से प्रैक्टिस है बस। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? आईआईटी की तैयारी। और आईआईटी की तैयारी कैसे चलेगी? जो पढ़ते जा रहे हैं उसको समझते जाओ, याद करते जाओ। तो आप तो रेडी रहा करो, रेडी एवरी टाइम फॉर टेस्ट। कोई भी आपको रात में उठा के बोले चल टेस्ट दे दे, तो आप खड़े होकर निकल लो, चल भाई देने चलते हैं, है ना? नहीं तो सही बात है, आईआईटी के बच्चे को तो एवरी टाइम 24 आवर्स रेडी रहना चाहिए, क्योंकि उसके लिए तो डेली हर मिनट टेस्ट हो रहा है, हर बार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? सही है, नोट कर लिया? यहां लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है एनेंशियोमर्स के नीचे। एनेंशियोमर की स्पेलिंग तो समझ गए ना? यहां लिख रहा हूं एनेंशियोमर्स, और ब्रैकेट में लिख लेना मिरर इमेज, मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर्स। मिरर इमेज स्टीरियो वहां लिखना है, यहां मत लिख, ऊपर मत लिखना, यहां पर। तो आपके टर्म आएगी बच्चों मिरर इमेज स्टीरियो। एक बार मैं फटाफट से वापस से एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं। देखो आइसोमर्स के दो पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर।
दोनों में ही, सब में ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखना है। स्ट्रक्चरल के फर्दर पार्ट्स हैं चेन, पोजीशन, मेटामर, फंक्शनल रिंग चेन, टॉटोमर। लेकिन स्टीरियो आइसोमर्स के कितने पार्ट है? दो, कन्फर्मेशनल और कन्फिगरेशनल। कोई आपसे पूछे स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे यहां कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, यहां कनेक्टिविटी सेम होती है, लेकिन उसका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। क्या होता है? 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक, फिर हमने कहा कि स्टीरियो आइसोमर के दो पार्ट हैं, कन्फर्मेशनल जो इंटर कन्वर्ट करेंगे और कॉन्फ़िगरेशनल जो इंटर कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर हमने कहा इसके दो पार्ट हैं, कन्फर्मर्स और अमाइन इन्वर्जन। अमाइन इन्वर्जन छोटा सा टॉपिक है, सेपरेटली पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रहा हूं मैं जानबूझ करके, बस लिख लो अभी। कन्फिगरेशनल आइसोमर दो पार्ट के हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में बच्चों ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होंगे जो एक जिसमें की ज्योमेट्री अलग मिलेगी, कहां पर? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड में एरिया में। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एरिया वाले जैसे सिस और ट्रांस, वहां पर हम बोलेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। जबकि ऑप्टिकल आइसोमर वो आइसोमर्स होते हैं जो लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखते हैं। कौन सी लाइट को? पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। ये लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की एबिलिटी रख सकते हैं। हर बार रखेंगे ये भी जरूरी नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। पर हमने कहा कि जैसे ये कंपाउंड, जिस कंपाउंड में सिमेट्री नहीं आएगी, अनसिमेट्रिकल जो कंपाउंड होगा, वो लाइट को रोटेट कर सकता है, करेगा। ठीक, और ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज वाले होंगे, उसमें एक टर्म और आती है एनेंशियोमर, और अगर मिरर इमेज नहीं होती है तो उसको बोलते हैं डायस्टीरियोमर। लेकिन ये पूरा का पूरी टर्म एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर केवल कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में ही यूज होती है। कहां पर यूज होती है? क्या अब आपको मेरी बात समझ में आ गई? नोट कर लिया? कंफर्म? चलो अब हेडिंग डाल लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब ये नया एक तरह से चैप्टर है बच्चों, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सबसे पहले लिखें those stereoisomers, those stereoisomers those stereoisomers which, अच्छा स्टीरियो आइसोमर में कौन से स्टीरियो आइसोमर है, कन्फर्मेशनल या कॉन्फिगरेशनल? तो स्टीरियो आइसोमर के साथ ब्रैकेट में कन्फिगरेशनल भी लिख लो। दोज स्टीरियो आइसोमर्स ब्रैकेट में कन्फिगरेशनल, कन्फिगरेशनल ब्रैकेट क्लोज, इन विच ज्योमेट्री इज डिफरेंट, या विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, ऐसे लिख लो जो आप लिखना चाहो। विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री को अंडरलाइन कर लें। विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री अराउंड एन एरिया, अराउंड एन एरिया, पास लिखो यार थोड़ा, वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, known as geometrical isomers, known as geometrical isomers। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को भी अंडरलाइन कर लो, वेयर रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड अंडरलाइन कर लो। मतलब आपको ध्यान रखना है डिफरेंट ज्योमेट्री ढूंढनी है और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड ढूंढना है, नॉन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैसे? आप आराम समझते हैं। जैसे बच्चों आपने कहा ये कंपाउंड है, ठीक, अब आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं दोनों की, बताओ पहली वाली प्रॉपर्टी, पहला वाला कंपाउंड क्या सिस है, दूसरा वाला क्या ट्रांस है, ठीक है। सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन क्या होती है, सेम ग्रुप सेम साइड, तो क्या होगा सिस, और अगर सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अराउंड अपोजिट साइड आए तो ट्रांस।
अब आप मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट की, पहली प्रॉपर्टी की बात करता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट, ठीक, इसको बोलते हैं म्यू नेट, नेट डाइपोल मोमेंट की बात चल रही है। इसी तरह से दूसरी प्रॉपर्टी है, मान लो बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे एक और प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, आराम समझना बच्चों। डाइपोल मोमेंट जैसे कि आपने भी सुना होगा कि डाइपोल मोमेंट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। कहां से कहां की तरफ होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सुना है क्या? नहीं सुना है तो मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, वरना डिटेल टॉपिक तो आपका पढ़ेंगे आप कहां पर, ऑर्गेनिक उसमें, अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक्चुअली आप ऐसे समझो जैसे HCl है, HCl में बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? तो क्या हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? भाई ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके कारण इस पर थोड़ा सा नेगेटिव, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ एक डाइपोल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? और इसी की जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। अब ये जो क्वांटिटी है ये फिजिकल एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसकी वैल्यू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी। इसका वेक्टर किस तरफ होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या पॉजिटिव से निगेटिव। मेरी बात समझ में आ गई? पॉजिटिव से निगेटिव। तो ये आपका जब भी आप बात करोगे तो आप मुझे बताओ, क्या यहां sp3 कार्बन है बच्चों? यहां कौन सा कार्बन है? sp2। कौन सा कार्बन है? sp2। क्या आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के? इसके परसेंटेज एस कैरेक्टर के, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं, जैसा सबसे ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर किस में होगा? sp, फिर sp2, फिर sp3। बोलो सही है क्या? इसमें कितने परसेंट एस कैरेक्टर हैं? 50%। इसमें कितने हैं? 33.3%। इसमें कितने हैं? 25%। कैसे निकला है डेटा? दो में से एक s ऑर्बिटल है तो 50% हो गया, यहां तीन में से एक ऑर्बिटल है तो 1/3 यानी 33, और यहां 1/4 हो जाएगा। तो बताओ ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है? एक्चुअली s ऑर्बिटल एटम्स में न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अच्छे से खींच पाता है न्यूक्लियस। तो आप तो बस ये याद रखो sp में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है कितनी होती है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, तो आप किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बताओगे? sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। इसकी कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, इसकी होती है 2.8 और इसकी होती है 2.5। मतलब sp3 कार्बन अगर है तो 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरी करेगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इसकी और बढ़ गई। तो आप मुझे बताओ sp3 और sp2 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ये। तो इसका वेक्टर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आ गया, इसका भी लेस से मोर की तरफ आ गया। क्या नेट वेक्टर बच्चों यहां कहीं लाई करेगा? अगर मैं म्यू नेट की बात करूं, क्योंकि आपने सुना होगा दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेट उसका ऐड हो जाता है। तो इसका जबकि यहां पर क्या म्यू नेट कैंसिल हो गया, तो मैं बोल दूंगा इसका म्यू नेट जो होगा वो मोर होगा, जबकि इसका क्या होगा? म्यू नेट 0। बोलो 0 क्यों हुआ? क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे को क्रॉस कर गए, इक्वल भी है और अपोजिट भी है। क्या इक्वल वेक्टर है दोनों? हाँ, अगर यहां मिथाइल है और यहां मिथाइल नहीं होता, इथाइल होता, तो क्रॉस तो करते लेकिन पूरी तरह से कैंसिल आउट, तो वहां फिर नॉन जीरो होता, लेकिन फिर भी कम आता इससे। बोलो यार। अब अगर मान लो मैं यहां पर बात करूं, आपसे कोई पूछे कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों म्यू नेट पर डिपेंड करता है। जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस का या ट्रांस का? क्योंकि सिस का क्या डाइपोल मोमेंट ज्यादा आया, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आया उसका क्या मैं बॉइलिंग पॉइंट मोर बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? मोर। जबकि क्या इसका डाइपोल मोमेंट कम आया था या 0 आया था, तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 0 हो गया? सॉरी 0 क्या, लेस हो गया। 0 तो क्यों होगा? 0 तो कैसे बोल सकते, कम होगा मतलब, है ना। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? नोट भी करते हुए चलो थोड़ा थोड़ा। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? जब ऐसा टेम्परेचर जिसपे मॉलिक्यूल मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, ऐसे बोलते ना। तो आप खुद सोचो कौन से सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, जिसमें पैकिंग या पैकेजिंग थोड़ी अच्छी हो,
मॉलिक्यूल्स क्लोज टाइटली फंसे हुए हों एक दूसरे के साथ, और दूसरे में कम टाइटली फंसे हों। जैसे आप सोचो एक बीकर है, एक बड़ी सी बाल्टी है ना, उसमें मैंने सारी सिस एल्कीन डाल दी और दूसरी बाल्टी में ट्रांस वाली डाल दी। बताओ किस में पैकिंग बहुत बढ़िया होगी, सिस में या ट्रांस में? ट्रांस में। ट्रांस मोर सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों वैलेंसी अपोजिट है, तो ये क्या करेगी, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जम जाएगी आके, इस तरह से, ठीक है। जबकि सिस में क्या प्रॉब्लम होगी, वो एक के ऊपर एक फंस जाएगी, तो उसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल उतना अच्छे से एक दूसरे के ऊपर इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे, अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे। मतलब मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा, पैकिंग पर। पैकिंग इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस मतलब ये जो हम लोग समझा रहे हैं ना कि भाई एक जगह पर सॉलिड में पर्टिकुलर एरिया में हम लोग उसको डाल रहे हैं, तो सॉलिड के अंदर जो वॉल्यूम है उसमें ज्यादा क्लोजली पैकिंग किसकी हो पा रही है, ट्रांस की। ट्रांस क्या होता है, इंटरलॉक कर लेगा ना, एक वाली साइड दूसरी वाली को कर लेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसमें नहीं हो पाएगा, तो इसमें क्या होगा, बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगा। तो आप ध्यान रखना, पैकिंग सबसे अच्छी किसकी होती है, सिस की या ट्रांस की? इसलिए बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब मैं इसको बोल सकता हूं हाई मेल्टिंग पॉइंट और रिलेटिवली लो, ठीक है। इसमें भी हाई लो करके लिखना, हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका और इसका लो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बच्चों कुल मिला के कहना का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछे कि फिजिकल प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की सेम होती है डिफरेंट, तो बोलेंगे डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि इसलिए क्योंकि जैसे डाइपोल मोमेंट डिफरेंट आ गया, जैसे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट आ गया, समझ रहे हो क्या? बोलो, आया इतना बात समझ में? चाहो तो इसको टेबल फॉर्म में बना सकते हो। बस ये 3 पॉइंट थे, ज्यादा नहीं। ये क्या लिखा हमने, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट म्यू नेट, म्यू इसका सिंबल है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू नेट, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जिसकी पैकिंग अच्छी होगी सॉलिड के अंदर, ठीक है ना। तो कुल मिला के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हमने समझा दिया, अलग अलग होती है। क्या बच्चों आपको इतनी बात समझ में आई अच्छे से? तो इसका तो म्यूनेट क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब मैं बोलूंगा इसका मोर होगा और इसका म्यूनेट क्या होगा, जीरो ही होगा, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा है। और जिसका म्यूनेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा हो जरूरी नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा सिमेट्री पर या पैकिंग पर। पैकिंग किसकी ज्यादा है, ट्रांस की। ट्रांस ज्यादा अच्छे से सॉलिड में ज्यादा अच्छे से ठूस ठूस के, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, ठूस ठूस के भरना है आपको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, तो ज्यादा ट्रांस ठूस ठूस के एक दूसरे के चिपकी होती है, तो इसमें वो उतनी ज्यादा आप उस तरह से पैकिंग नहीं कर पाते, इसलिए हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है इसका ट्रांस से, ठीक है। नोट कर लिया ये वाला। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में, ये तो ठीक है हमने बता दिया, बट बच्चों एक्चुअल में हमें कैसे पता लगेगा कि कोई मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसकी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, और कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग यही डालना, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों 3 कंडीशन है मेन, ध्यान रखना। पहली कंडीशन है आपकी कि मॉलिक्यूल में 3 कंडीशन। कंडीशन नंबर 1, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोर से बोल दो।
अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है ना तो सोचना भी मत कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन 3 जगह पर हो सकता है। पहला तो है डबल बॉन्ड में, कहां पर, डबल बॉन्ड में। दूसरा है आप डबल बॉन्ड बच्चों कोई सा भी हो, डबल बॉन्ड कोई सा भी हो आपका डबल बॉन्ड, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यार ये क्या हो रहा है, यहाँ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाए, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाए, कहीं भी, ठीक है, इट्सेट्रा। कोई सा भी डबल बॉन्ड हो, रोटेशन क्या होगा उसमें, रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो घुमाते ही वो बॉन्ड परपेंडिकुलर चले जाएंगे ऑर्बिटल, तो बॉन्ड टूट जाएगा, और बॉन्ड टूट गया मतलब आप रूम टेम्परेचर पर ये चीज नहीं कर सकते। रूम टेम्परेचर पर बॉन्ड तोड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अब अगर डबल बॉन्ड के अलावा बात करें तो बच्चों साइक्लिक सिस्टम में भी आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। साइक्लिक सिस्टम, साइक्लिक सिस्टम जैसे, जैसे बच्चों आप मान लो कि मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपने क्या किया, रिंग बनाई 3 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग बना दी, या उसके अंदर डबल बॉन्ड बना दिया, कुछ भी बना दिया, उसमें कभी भी रोटेशन फ्री नहीं होता है। रिंग में सिग्मा बॉन्ड भी है, देखना जरा ध्यान से, जैसे यहां पर आप इसको फ्री रोटेट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मतलब क्रॉस लगा दिया मैंने यहां पर, ये नहीं हो सकता, क्रॉस लगा दो, ठीक है। क्यों रोटेशन फ्री नहीं हो सकता, एक मिनट पेन देना, दो, मैं आपको खुद समझाता हूं, दो पेन, आप खुद समझना बच्चों, फील आएगी आपको पूरे अच्छे से। सोच के देखो, 3 कार्बन को आपने ऐसे आपस में जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब आप मुझे बताओ, अगर ये खुले हुए थे, 4 होते कार्बन, तो ऐसे करके आराम से घूम सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, 3 कार्बन की रिंग बना दी। अब रिंग बनाई, अब मैं घुमाऊंगा तो क्या बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड तोड़ना ही बच्चों का खेल नहीं था, तो सिग्मा तो उसका बाप है, तो टूट जाएगा क्यों। तो क्या रिंग में ऐसी पॉसिबिलिटी है, मान लो मैं इस कार्बन, इस वाले साइड के कार्बन को घुमाना चाहता हूं, तो ऐसे घूम जाएगा वो, बॉन्ड टूट जाएगा तो, या इसको घुमाना चाहता हूं तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो टूट गया, और बॉन्ड तो ऐसे तोड़ नहीं सकते आप। यानी मैं कहूंगा कि रोटेशन यहां पर तो हमेशा ही रेस्ट्रिक्टेड होगा, भले ही पाई बॉन्ड हो या ना हो, रिंग के अंदर तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो तीसरा कंडीशन हो सकती है बच्चों स्टेरिक रिपल्शन के कारण, स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन। अब स्टेरिक रिपल्शन क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए स्टेरिक रिपल्शन में फॉर एग्जांपल समझो, मान लो मैंने 2 बेंजीन रिंग को आपस में ऐसे लिख दिया, बताओ क्या अभी यहां पर रोटेशन फ्री होगा या रेस्ट्रिक्टेड, अभी तो फ्री होगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो रिंग के अंदर का है या रिंग के बाहर का है, तो बाहर के अंदर होगा तो फिर तो बाहर होगा तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, रिंग के अंदर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, 2 रिंग के बीच में थोड़ी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, तो यहां अभी तो ये घूम सकता है। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पर कोई बल्कि ग्रुप लगा दूं, यहां पर मैंने कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया, बोलो यस और नॉट, क्या अब क्या होगा बच्चों, बल्कि ग्रुप लगाते ही ये रिंग दोनों एक ही प्लेन में रह पाएंगी क्या। सोचो मेरा ये वाला हिस्सा बेंजीन है, ये वाला हिस्सा भी बेंजीन है, अगर दोनों रिंग को मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, तो क्या ये वाला ग्रुप इससे टकराएगा, ये वाला ग्रुप इससे टकराएगा, फील करना, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे टकराएंगे तो क्या या तो ये घूम के ऐसे परपेंडिकुलर चला जाएगा, या फिर ये घूम के परपेंडिकुलर चला जाएगा, यानी दोनों रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगी। बोलो, अब या तो आप क्या करो, इसको ऐसे कर दो या इसको ऐसे कर दो, एक बार ये ऐसे सेट हो गया तो अब देखना ये उल्टा घूम के नहीं आ सकता, ऐसे ये उल्टा घूम सकता है क्या, क्योंकि जैसे ही ये इतना आएगा यहां पर आते फिर टकराएगा, तो हल्का सा थोड़ा बहुत जरूर डोल सकता है, यहां पर फड़फड़ा सकता है, लेकिन क्या ऐसे घूम सकता है क्या, विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या आप, सही बताएं। अब सोचो इसमें मैंने एक रिंग और ऐड कर दी यहां पर, और इस तरह भी मैंने यहां पर बल्कि ग्रुप डाल दिए बच्चों, ठीक है, यहां पर मैंने इथाइल ग्रुप लिया हुआ है, ठीक है, इथाइल ग्रुप, एक मिनट, यहां अपन कर देते हैं ईटी ईटी, और यहां मैं कर दिया एमई एमई, ठीक। अब 2 कंपाउंड जरा ध्यान से देखना, इन 2 कंपाउंड को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, ये ट्राइफिनाइल्स हैं, क्योंकि कितनी फिनाइल रिंग्स हैं यहां पर, 3, ठीक है बच्चों। अब यहां पर सोचो मिथाइल इथाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल, अब आपने यहां उल्टा कर दिया इथाइल और यहां मिथाइल। अब जरा ध्यान से देखो, पहले तो 3D में इमेजिन करो क्या पंगा हो रहा है। क्या बच्चों मैं बोल सकता हूं कि यहां जो रिंग होगी, देखना इधर, अगर ये सेम प्लेन में है,
अगर ये सेम प्लेन मतलब बोर्ड का प्लेन में रखी है, तो क्या ये उसके परपेंडिकुलर ऐसी होगी? नहीं होगी। ये ऐसे है तो वो ऐसे होगी ना, स्टेरिक रिपल्शन के कारण, यानी इसका आधा हिस्सा तो डैश लाइन यानी पीछे की तरफ होगा, और आगे आधा हिस्सा आपकी तरफ होगा, अबव द प्लेन। वेज मतलब डार्क यानी बाहर, ऐसे, यानी ये हिस्सा तो पीछे की तरफ है और ये हिस्सा बाहर की तरफ है। तो क्या वापस इसके परपेंडिकुलर ये हो गई? यानी समझ रहे हो, ये ऐसे है, वो ऐसे है, और ये फिर ऐसे है, और ऐसे ये रह क्यों रहे? ये अपना काम चला रहे हैं। काम क्यों चला रहे हैं? क्योंकि अगर ये पैरेलल हुए तो इनके ग्रुप्स आपस में टकराएंगे। तो टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्शन रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस और नॉट? अब मुझे बताओ, क्या अब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहा या फ्री रहा? अब क्या रिंग्स ऐसे घूम सकती हैं क्या? फिर से सुनना, अगर ये रिंग सेम प्लेन में रही तो टकराएंगी, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, परपेंडिकुलर चली गई। अब एक बार परपेंडिकुलर चली गई तो जो जहां सेट हो गई वहां सेट हो गई, ये घूम के नहीं चल रह सकती, तो ऐसे घूमेगी, मतलब ये पूरी तरह से रोटेट कर सकता है क्या? हाँ, हल्का फुल्का इतना से रोटेट कर लेगा, ये थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेगा, यानी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड आ गया। और क्या ज्योमेट्री अब जरा चेक करो, चेक करना जरा, यहां मिथाइल मिथाइल सेम साइड है यार, सेम, तो मैं इसको बोल सकता हूं सिस ट्राइफिनाइल, बोलो भाई। और क्या मैं इसको बोल सकता हूं ट्रांस ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल। आप जरूरी नहीं है कि इसको देख के बोलो, इथाइल इथाइल को देखकर भी बोल सकते थे, वो आपकी इच्छा है। क्या बच्चों आपको समझ में आई बात पहली? तो मैंने आपको क्या बताई कि या तो आपका तीन तरह से रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, पहले तो डबल बॉन्ड में, वो तो पहले ही समझा दिया, या फिर साइक्लिक सिस्टम में, या फिर इस तरह से स्टेरिक रिपल्शन। ना तो डबल बॉन्ड है ना रिंग है, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर आपका स्टेरिक रिपल्शन के कारण रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हुआ है। बोलो, आ रहा है क्या? कितने बच्चों को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब इसको पहले फटाफट से नोट करो। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? पहली कंडीशन क्या हुई? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कौन सा रोटेशन? थोड़ा सा फटाफट लिखना, तीन कंडीशन से टोटल, अभी दो कंडीशन और बतानी है बच्चों। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब यह है कि आपका रोटेशन फ्री नहीं होना चाहिए, और वो तीन पॉसिबिलिटी में बनेगा, डबल बॉन्ड, साइक्लिक सिस्टम और स्टेरिक रिपल्शन। तो स्टेरिक रिपल्शन को मैंने अलग से समझा दिया है, और यहां साइड में जाओ तो लिख लो, ऑल रिंग्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर मतलब समझते हो ना, सिंबल परपेंडिकुलर का। हाँ जी, ऑल रिंग्स आर परपेंडिकुलर कंसेक्यूटिव, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है, वो इसके परपेंडिकुलर, तो वन और थर्ड रिंग तो पैरेलल है, बिल्कुल। मतलब ऐसे चाहिए, ऐसे लिख लो यार, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखना चाहते हो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ऐसे लिख सकते हो आप, फर्स्ट सेकंड परपेंडिकुलर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी परपेंडिकुलर, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है ना, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और इसको थर्ड मान लो। अब ठीक है, यही चीज बच्चों यहां पर भी होगी, इसी का यहां पर भी बना सकते हो आप, ये डैश लाइन पर होगा, और ये कहां होगा? वेज लाइन पर। अब बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, अगर उनके क्या रहेंगे, एक मिनट उसको बोलने दो, जोर से बोल लो। क्या? हाँ, अगर वो स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता इनके बीच में, तो फिर फ्री रोटेशन होता। जैसे यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल हटा दो आप, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ
सेम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एरिया में डिफरेंट ज्योमेट्री कैरी कर रहे हैं। यहाँ देखो मिथाइल मिथाइल सेम साइड है और यहाँ मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड में है ना। आप क्या पूछ रहे थे, आप बोलो। अब यार वो तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगेगा, लेकिन बल्कि ग्रुप ये तो आपको फील हो जाएगा कि अगर बाईफिनाइल में कोई ग्रुप आ रहा है, बाईफिनाइल की या ट्राईफिनाइल की यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर, तो वो आप इमेजिन अभी यही करना कि वो टकराएंगे। बिल्कुल छोटे ग्रुप होंगे तो मैं आगे बता दूंगा आपको, है ना, जिसमें एक्सेप्शंस केस होंगे, वरना अभी तो आप यही मान के चलना कि अगर ग्रुप्स आ रहे हैं एक दूसरे के ऑर्थो ऑर्थो पोजीशन पर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और कोई डाउट? हाँ बेटा। दो रिंग होगी तो जीआई शो नहीं होगा। अभी बताता हूं कैसे। उसके लिए तीसरी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। क्या नोट कर लिया? सभी ने कर लिया? हाँ जी। कितने ने क्या नहीं किया अभी? दूसरी कंडीशन है बच्चों, आगे बढ़ जाए। कंडीशन नंबर 2 लिखें, वैलेंसी अटैच टू टर्मिनल कार्बन शुड बी डिफरेंट। मतलब क्या है कि जो बच्चों टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी है वो डिफरेंट होनी चाहिए। टर्मिनल कार्बन की वैलेंसी लिखो पहले, वैलेंसी अटैच टू टर्मिनल कार्बन शुड बी डिफरेंट। घंटी बजी क्या? तो आज 11:20 पे कैसे बज गई? पहले बज गई ना? हाँ तो कोई बात नहीं, वो तो पढ़ेंगे अपने टाइम पर। इससे क्या थोड़ी मतलब हुआ, गलती से बज गई होगी। लिखो, लिख लिया? अब देखो यहां पर बच्चों आराम समझना। जैसे मान लो कोई आपसे बोले CH3H और यहां डबल बॉन्ड H, क्या बच्चों ये कंपाउंड क्या जीआई शो कर सकता है? जीआई पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्या यहां रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसकी मिथाइल के सामने यहां भी हाइड्रोजन है। अब मान लो मैं इस मिथाइल को मान लो सपोज नीचे लिखा होता, तो क्या वो भी इसी हाइड्रोजन के सामने होती? तो क्या टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल मतलब जो कार्बन है, टर्मिनल कार्बन किसको बोलते हैं? जहां ज्योमेट्री हम रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड एरिया चेक कर रहे हैं, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? टर्मिनल कार्बन। अब ये टर्मिनल कार्बन आईयूपीएसी वाले टर्मिनल कार्बन नहीं है, ठीक है ना। आप भी बोलोगे सर ये होना चाहिए टर्मिनल, तो टर्मिनल मतलब जहां डबल बॉन्ड है, जहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, उनको मैं नाम दे रहा हूं टर्मिनल कार्बन। तो उसकी जुड़ी हुई ये दोनों वैलेंसी भी डिफरेंट होनी चाहिए, ये दोनों भी डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। क्यों ये डिफरेंट है? क्या नहीं, तो मैं बोलूंगा जीआई नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? नोट करते हुए चलना भाई, अलग से टाइम नहीं मिलेगा ना। जीआई नॉट पॉसिबल सिंस बोथ हाइड्रोजन एटम्स, जब बोथ वैलेंसीज आर सेम, बोथ वैलेंसी सेम। तो अब यहां पर ज्योमेट्री तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड तो है, और ये दोनों वैलेंसी क्या आ गई? सेम। अब ये दो वैलेंसी अगर सेम आ गई तो हम बोलेंगे वो मॉलिक्यूल भी जीआई शो नहीं करेगा। बात समझ आई? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने आपको बोला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक, और यहां पर मैंने बोल दिया सपोज दैट इस जगह पर ए बी है और यहां पर भी ए बी ग्रुप है, तो क्या ये जीआई शो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। इन दोनों की वैलेंसी चेक करनी है, ये दोनों डिफरेंट है क्या? ये दोनों डिफरेंट है क्या? तो मतलब जीआई शो होगा। एक भी साइड अगर वैलेंसी सेम आ गई तो फिर जीआई शो नहीं करेगा। कंडीशन नंबर 3, तो फिर तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। फिर तो अरे यार कैसे बच्चों की तरह बात कर रहे हो। अगर एक बार बताओ ए बी और सी डी बोला, तो इन दोनों की डिफरेंट है, इन दोनों की डिफरेंट है, तो बस बात खत्म। हाँ, अरे जीआई कैसे शो करवाओगे आप? डिफरेंट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? यहां पर हाइड्रोजन है, अब सोचो यहां पे भी हाइड्रोजन है, तो क्या वो डिफरेंट ज्योमेट्री है क्या? जैसे मान लो मैं आपको पूछूं कि ये मॉलिक्यूल मैंने ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दिया, ये देखो, आराम समझो, ये और ये क्या, आप क्या बोलोगे? क्या इन दोनों कंपाउंड को आप अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल सकते हो क्या? क्यों नहीं बोलोगे? आप बोलोगे ये तो सर आपने उल्टा करके लिख दिया बस कंपाउंड। समझ गए पॉइंट? समझ गए?
इसलिए हम बोलते हैं कि वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। क्लियर है? डिफरेंट का मतलब है ये दोनों और ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। अब वो दोनों ए बी, ये तो ये सी डी भी हो सकता है, ये ए बी ये एक्स वाई भी हो सकता है, ये ए बी ये बी सी भी हो सकता है, डिफरेंट होनी चाहिए बस। बोलो। कंडीशन नंबर 3 लास्ट है बच्चों, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिफिक ग्रुप should be different, should be different। अब ये क्या मतलब हुआ इसका, आराम से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये वाला कंपाउंड बोला बच्चों, यहां पर मैंने लिया Cl, यहां पर ले लिया मैंने Br, यहां पर ले लिया मैंने Cl, यहां पर लिया मैंने Br। अब बताओ अगर मान लो मैं स्पेसिफिक ग्रुप लेना चाहता हूं, यहां पर Br Cl और यहां Cl Br। अब दो स्पेसिफिक ग्रुप आप अपनी चॉइस के ले लो, कोई भी चॉइस के। मान लो कि मैंने Cl Cl के बीच की डिस्टेंस लेना चाहता हूं, Br Br की भी ले सकते हो, लेकिन जो यहां लो वही यहीं पे लेना। आप मुझे बताओ यहां पर L1 डिस्टेंस आ रही है, क्या आ रही डिस्टेंस? अब यहां जो Cl Cl है क्या उनकी डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस मतलब हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले रहे हैं L2, क्या बच्चों वो सेम आ रही है या डिफरेंट आ रही है? तो एरियल डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, डिफरेंट। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं L2 इज ग्रेटर देन L1? बोलो L2 L1 से ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है? तो क्या मैं बोल सकता हूं L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2? बस ध्यान रखना L1 L2 सेम नहीं आना चाहिए। अब इसका आप बोलोगे तो सर क्या बड़ी बात है, कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें सेम आ जाए। तो आप देखना जरा, क्यूमिलीन, यहां पर मैंने लिया CH3 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 यहां पर। अब आप इन दोनों को अगली क्लास में, टाइम हो गया ना अभी तो, अब अगली क्लास में हम इसको प्रूव करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है, यहां पर जो एरियल डिस्टेंस है, देखना इधर, इन दोनों ग्रुप की डिस्टेंस L1 और इन दोनों की डिस्टेंस L2, ऐसा लग रहा है कि L2 बड़ी है, ऐसा लग रहा है ना L2 बड़ी है, लेकिन हम अगली क्लास में प्रूव करेंगे L1 L2 सेम आ रही है। क्या आ रही है? अब आप बोलोगे सर यही तो ऊपर बताया था, आप यही चीज में आप चेंज कर रहे हो। तो अगले वाले एग्जाम्पल को हम प्रूव करेंगे। बस मैंने क्यूरोसिटी छोड़ दी आपके लिए नीचे वाले में, कि इन दोनों में एरियल डिस्टेंस क्या आएगी, सेम। आप चाहो तो घर पर ट्राई करना, कर लोगे क्या? पक्का? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।